हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित देवांगन, सहायक प्राध्यापक खैरागढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बीबीए भाग सेमेस्टर 3 के व्यावसायिक पर्यावरण विषय के अंतर्गत राजकोषीय नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। राजकोषीय नीति क्या है और कौन बनाता है? राजकोषीय नीति, जिसको अंग्रेजी में फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं, ये भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसके पूर्व में हम लोग पूर्व के वीडियो में मौद्रिक नीति के बारे में अध्ययन किए। दोनों में अंतर ये है, मौद्रिक नीति आरबीआई बनाता है, जबकि राजकोषीय नीति भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। अब देखते हैं राजकोषीय नीति का अर्थ। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय एवं राजस्व कार्यक्रमों द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन एवं रोजगार पर वांछनीय प्रभाव डालने का प्रयास करती है तथा अवांछनीय प्रभावों से बचने का प्रयास किया जाता है। राजकोषीय नीति के उपकरण। राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण हैं, पहला है सार्वजनिक आय या कर राजस्व, दूसरा है सार्वजनिक व्यय, तीसरा है सार्वजनिक ऋण और चौथा है घाटे की वित्त व्यवस्था या जिसे डेफिसिट फाइनेंसिंग या हीनार्थ प्रबंधन भी कहा जाता है। तो पहले देखते हैं सार्वजनिक आय। सरकार का सार्वजनिक आय का साधन होता है कर राजस्व। भारत सरकार अपने देश के नागरिकों से उनकी आय के अनुपात में एक निश्चित दर से कर लगाता है। करों के माध्यम से उपभोग, निवेश आदि को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। उपभोग, मांग, कीमत, उत्पादन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। किसका? सार्वजनिक आय का या कर का। दूसरा है सार्वजनिक व्यय। करों की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय का आर्थिक क्रियाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, व्यापक प्रभाव पड़ता है। आय, उत्पादन, रोजगार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण द्वारा अर्थव्यवस्था की तरलता में परिवर्तन करके समग्र व्यय को प्रभावित किया जाता है। चौथा होता है हीनार्थ प्रबंधन या घाटे की वित्त व्यवस्था। नए नोटों का निर्गमन। घाटे की वित्त व्यवस्था, जब बजट जो है घाटे का होता है, उस स्थिति में नए नोटों का निर्गमन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में उच्चावचन रोकने के लिए इन 4 उपायों द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करती है। स्फीति एवं अवस्फीति मंदी पर नियंत्रण। अब इन उपकरणों का प्रयोग करके सरकार स्फीति एवं अविस्फीति मंदी पर कैसे नियंत्रण स्थापित करता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला कर। आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, जीएसटी, सर्विस टैक्स आदि विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से सरकार कर राजस्व एकत्रित करता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में करों में वृद्धि कर दिया जाता है एवं नए करों को भी लगा दिया जाता है ताकि बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो सके और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। साथ ही बढ़ती हुई महंगाई दर को भी नियंत्रित किया जा सके। इसके विपरीत अविस्फीति या मंदी की अवस्था में करों में कमी कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो कर हैं, आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, बिक्री कर, जीएसटी आदि, इन करों पे कमी कर दिया जाता है। नए करों को नहीं लगाया जाता, जिसके कारण बाज़ार में मुद्रा की मात्रा नहीं घट पाती और उपभोग में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं के पास या पब्लिक के पास उपभोग योग्य आय बनी रहती है। बिक्री कर, उत्पाद कर, इसको कमी करने से उपभोग में वृद्धि होती है। निवेश में वृद्धि हेतु निगम कर, व्यापार कर, जीएसटी आदि को कम किया जाता है। इससे उपभोक्ताओं के पास निवेश योग्य आय
बनी रहती है। दूसरा देखते हैं सार्वजनिक व्यय। सड़क निर्माण, रेल परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, संचार, बिजली आदि पर किया जाने वाला व्यय सार्वजनिक व्यय कहलाता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में इन व्ययों को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के पास धन की कमी होती है और सार्वजनिक व्यय कम होने से मांग भी कम होती है, किसी भी वस्तु की मांग कम होती है। अतः मुद्रा अपस्फीति या मंदी पर काबू पाया जा सकता है। प्रोत्साहन व्यय में वृद्धि। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। प्रोत्साहन व्यय में वृद्धि करने से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। तीसरे प्रकार का व्यय होता है क्षतिपूर्ति व्यय। निजी निवेश की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा व्यय किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में मौद्रिक नीति की अपेक्षा राजकोषीय नीति अधिक कारगर होता है। तीसरा देखते हैं सार्वजनिक ऋण। तीसरा उपकरण है सार्वजनिक ऋण। मुद्रा की पूर्ति एवं साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सार्वजनिक ऋण एक टूल्स का काम करता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों एवं बांड का विक्रय किया जाता है। किसके पास विक्रय किया जाता है? व्यक्तियों के पास, बैंकों के पास, बीमा कंपनियों के पास सरकारी प्रतिभूतियों एवं बांड का विक्रय किया जाता है, बशर्ते कि यदि वे खरीदने के लिए इच्छुक हों। अपस्फीति या मंदी की अवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों एवं बांड की वापसी या क्रय किया जाता है। चौथा है घाटे की वित्त व्यवस्था, या जिसको हीनार्थ प्रबंधन, डिफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। मुद्रास्फीति की अवस्था में नए नोटों का निर्गमन नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता, अन्यथा मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी। अपस्फीति या मंदी की अवस्था में नए नोटों का निर्गमन सर्वोत्तम उपाय होता है। नए नोट निर्गमित करने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और क्रय शक्ति बढ़ने से समग्र मांग में वृद्धि होती है। इस प्रकार राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करके आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य। राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं: पहला, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। राजकोषीय नीति के माध्यम से नए नए रोजगारों का सृजन किया जाता है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा होता है कीमत स्थिरता। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित करते कीमतों के बढ़ने को रोका जा सकता है और कीमत में स्थिरता लाया जा सकता है। तीसरा है भुगतान संतुलन को संतुलित बनाए रखना। चौथा है तीव्र आर्थिक विकास। देश का तीव्र आर्थिक विकास करना राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। पांचवा होता है आय एवं धन की असमानता में कमी। आय की असमानता और धन की असमानता, गरीबों को गरीब न रहने दिया जाए और अमीरों को और अधिक अमीर न होने दिया जाए। इसके लिए करारोपण, आय एवं उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कर लगाया जाता है। गरीबों को कम, अमीरों को अधिक। अमीरों से टैक्स वसूल करके गरीबों में सामाजिक कार्यक्रम चला करके वितरित किया जाता है। संतुलित क्षेत्रीय विकास। अगला उद्देश्य है संतुलित क्षेत्रीय विकास। कम विकसित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम चलाया जाता है जिससे वो भी विकसित हो सकें। अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। रोजगार सृजन के माध्यम से
लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। लोगों की आय में वृद्धि होने से समग्र आय या राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। अगला उद्देश्य है आधारभूत ढांचे का विकास। राजकोषीय नीति का अगला उद्देश्य आधारभूत ढांचे का विकास करना है, जिसका देश का समग्र विकास हो सके। इस प्रकार से राजकोषीय नीति भारत सरकार द्वारा बनाई जाने वाली एक ऐसी नीति है जिससे देश में समग्र विकास एवं तीव्र आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।